नमस्कार, मैं डॉक्टर रतन सूर्यवंशी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया। वर्चुअल क्लास में जो हमारे सम्मानीय प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं उनका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वर्चुअल क्लास में, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की अभिनव पहल के अंतर्गत उनका भी बहुत स्वागत और उन्हें बहुत स्नेह है। बहुत हर्ष की बात है कि मैं आज आप सभी लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए इस कक्षा में मौजूद हूं। आज का विषय है हमारा निगमीय लेखांकन, जिसे हम अंग्रेजी में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, और हमारा टॉपिक है उसमें ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। चूंकि हमारे बहुत सारे बच्चे 5-10% बच्चे अंग्रेजी मीडियम के भी होते हैं, इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि इसको सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया जाए ताकि उन बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किए हुए हैं। उनके लिए भी यूं भी हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक इम्पोर्टेंस है ग्लोबलाइज दुनिया में, उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। मैं एक बार पुनः आपका अभिवादन करते हुए अपनी मूल बात पर आता हूं। सबसे पहले आज ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि मैं आप पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 100 कॉलेजेस के विद्यार्थियों और हमारे सम्मानीय प्राध्यापक गण के साथ वार्ता करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका मुझे मिला है जिसे मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूँगा। वो है विषय एवं टॉपिक के संबंध में आपसे सामान्य वार्ता करने के लिए। मैं सबसे पहले इस क्रम में अपने सब प्रिय स्टूडेंट से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के, विद्यार्थी कृपया विषयों का करेक्ट नाम याद करके रखें। यथासंभव उनके नाम अंग्रेजी में भी याद रखने का प्रयास करें। बहुत जगह पर यह देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे फर्स्ट सेम से लेकर 6वें सेम तक जब हम परीक्षा फॉर्म या और कोई एडमिशन फॉर्म उनसे फिल करवाते हैं तो वो उसमें वही लिखते रहते हैं, बही खाता, लेखांकन, व्यावसायिक प्रबंध वगैरह वगैरह। वो करेक्ट नाम नहीं लिखते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए सबसे पहले तो मेरा बच्चों से यही अनुरोध है कि वो अपने विषयों का करेक्ट नाम याद रखें और करेक्ट नाम लिखें, और उनके लिए अंग्रेजी में भी उसका नाम याद रखने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती, कॉमर्स के प्रोफेसर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, छात्रगण व्यावहारिक प्रश्नों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कम रुचि लेते हैं। उन्हें रुचि लेना चाहिए और अभ्यास के माध्यम से उन्हें निरंतर हल भी करते रहना चाहिए। विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में व्यावहारिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास और अभ्यास करें। मैं इसमें ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि हम कॉमर्स के प्रोफेसर्स और कॉमर्स के स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर को आउट कर देंगे, उसको टच नहीं करेंगे, तो फिर हम में और कला संकाय के विद्यार्थियों में कोई बहुत फर्क नहीं रह जाएगा। और इसके बाद जिस विषय पर हम आपसे बात करना चाहेंगे वो है, विषय हो या टॉपिक, उसका सामान्य अर्थ, आशय, अवधारणाओं को हम अवश्य जानें। इसको हम आगे चल के देखेंगे भी कि बहुत सारी चीजें उसके कैरेक्टर्स लिखनी हो या उसके बारे में और विस्तार से लिखना हो, यदि हमें उसके सामान्य अर्थ के बारे में, यदि सामान्य आशय के बारे में या अवधारणा के बारे में कुछ ज्ञान है, तो हम आगे अपनी बात बहुत अच्छी तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी अपने साथी को, और अगर हम लोग प्रोफेसर्स हैं तो अपने सारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाने की स्थिति में होंगे। अगली बात, वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी यदि अपने स्नातक काल में ही, मतलब बीकॉम के दरमियान ही, अपने सारे विषयों के प्रति गहन रुचि ले लें, जैसे मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ, कंपनी अधिनियम या अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, प्रबंधकीय लेखांकन, स्टैटिस्टिक्स, तो बहुत सारी चीजों में उनको सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू वगैरह कैरियर में बहुत अच्छे अवसर सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पाठ्यक्रम वही होता है। केवल थोड़ा बहुत अंतर ये होता है कि वहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और टफ पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, जबकि हम लोग अपने विद्यार्थियों से त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो या एमकॉम हो, उसमें कंपैरेटिवली सरल चीजें पूछा करते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स गहनता के साथ, पूरी गहराई के साथ वाणिज्य संकाय के सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करें तो उन्हें भविष्य के कैरियर के लिए बहुत सुगमता और सरलता होगी। अब हमारे स्टूडेंट्स और हमारे प्रोफेसर साहिबान ये इससे अवगत ही हैं कि भविष्य में जो बीकॉम के बाद जैसे पहले हुआ करता था, सीए वगैरह करने जाएंगे तो उन्हें सीपीटी देने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब वो डायरेक्ट भी प्रविष्ट हो सकते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे विद्वजन साथियों से पूरी की पूरी वो नॉलेज लेते रहें, सब्जेक्ट की गहराई से लेते रहें, ताकि उनको अपना करियर आगे और अच्छा संवारने में पूरी हेल्प मिल सके। इसके बाद ही चूंकि मैंने ये तय किया कि आपसे संवाद करने का मौका हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
तो हम आपसे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस अवश्य करें जो सब्जेक्ट के तो हैं ही, लेकिन सब्जेक्ट से भी कुछ हट करके हैं, ताकि आपको अपने कैरियर निर्माण में थोड़ी सहायता, थोड़ा मार्गदर्शन हम लोगों का प्रोफेसर्स का मिल सके, इसीलिए हम हैं। तो एक चीज़ और इसमें जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, छात्रगण भाषा ज्ञान, संवाद कौशल और कंप्यूटर जागरूकता की ओर भी अवश्य ध्यान दें, क्योंकि ये मुख्य घटक हैं जो आपके स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जैसे भाषा ज्ञान का मतलब यह है कि हिंदी भी अच्छी हो और हमारी थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी हो, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ग्लोबलाइज दुनिया में हल करनी होती हैं, कंप्यूटर चलाना होता है। तो इस प्रकार यदि भाषा ज्ञान हमारा ठीक होगा, हम अपनी बात अच्छी तरह से लिख पाएंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। इसी प्रकार से संवाद कौशल जो कम्युनिकेशन स्किल है, हमारे तो सब्जेक्ट में भी होता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो हम अपनी बात किसी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाने की स्थिति में होंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि हम किसी के भी कहीं भी चहेते बन सकेंगे और अपना उद्देश्य शीघ्रता के साथ और अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक इसी क्रम में, चूंकि कंप्यूटर का युग है और एक आधार पाठ्यक्रम में कंप्यूटर जागरूकता प्रश्न पत्र भी है, तो उस ओर भी ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। और संवाद कौशल और इन चीज़ों को जिनको मैंने आपको बताया कि भाषा ज्ञान के साथ निरंतर हम अपनी अच्छी भाषा करने के लिए, भाषा को समृद्ध करने के लिए प्रयास करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि हम जब कोई बात संवाद कौशल वगैरह के बारे में देखते हैं, तो ये एक किसी विद्वाजन ने कहा भी है कि जो अच्छा वक्ता होता है उसे सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना होता है। तो संवाद कौशल की ये भी एक खासियत होती है। आप अपने प्रोफेसर साहिबान जो भी कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण टिप है कि यदि कोई भी प्रोफेसर साहब अच्छे लेक्चर दे रहे हैं कहीं भी क्लास में, तो आप उन एक्टिविटीज़ को अटेंड करें, अटेंटिवली सुने। फ्यूचर में आपको भी प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है और कहीं अच्छी जगह आपको अपनी अभिव्यक्ति देनी है, तो संवाद कौशल में एक्सपर्टनेस आपको बहुत सारी चीज़ें पे करेंगी। इसीलिए अच्छी तरह से आप सुनिए, अटेंटिवली सुनिए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने व्यक्तित्व विकास का जो एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ है, उसमें भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए, ताकि आप कैरियर के प्रति और चीज़ों का भी अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकें। बातें बहुत भी हैं, लेकिन अभी हम अपने मेन टॉपिक पर भी आना है हमको। यद्यपि मेरा यह विश्वास है कि जिन चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके कैरियर निर्माण में और हमारे कॉमर्स की फील्ड को और अच्छा आगे ले जाने में बहुत सक्षम और अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसीलिए हम इन घटक की ओर भी ध्यान दें। मैं समझता हूँ हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहिबान इससे सहमत होंगे और बच्चों को इस दिशा में और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन करने का कार्य करेंगे। अब जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या कोई अपना प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये एक उद्देश्य होता है या हमारा ये लक्ष्य होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है कि हम उसको क्यों अध्ययन करना चाहते हैं, कहीं क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस टूर है तो हमको मालूम होता है कि हम बिजनेस टूर पे जा रहे हैं। ठीक इसी क्रम में यदि हमको ये करना होता है कि हम कहीं भी यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है। इसी प्रकार से हम आज अगर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन की बात कर रहे हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे और इसका क्या उद्देश्य है, क्या गोल है। तो इसको जब हम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की बात पूरी करेंगे, ऋण पत्रों के निर्गमन की बात पूरी करेंगे, तो हम देख रहे होंगे उसके बाद कि हमारे बच्चे इस स्थिति को जानने में सक्षम होंगे, ये जान जाएंगे कि ये ऋण पत्र होते क्या हैं और कंपनी इन्हें किस प्रकार से रिलीज करती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके लिए जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक जनरल एंट्रीज होती हैं, रोज नामचा प्रविष्टियाँ होती हैं, उन्हें हम किस प्रकार से हल करें। ठीक इसी प्रकार से हम आगे, चूंकि ऋण पत्र जो होते हैं उनका शोधन, उनका रिडम्पशन, उनका रीपेमेंट भी एक समय सीमा के बाद एक निर्धारित विधि से करना होता है, इसीलिए हम उनको भी जानेंगे कि ऋण पत्र के शोधन की क्या विधियां हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से पार्टीज को, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, किस प्रकार उन्हें वापस करते हैं और कंपनियां किस प्रकार से अपनी पूंजी कलेक्शन का कार्य किया करती हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि यदि हम किसी चीज़ का आशय समझ लें, किसी चीज़ का अवधारणा को हम अगर अपने आप में क्लियर कर लें, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें उसको आगे और समझने में और अपने विचारों की अभिव्यक्ति में हमें सरलता स्पष्ट हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि एकाकी व्यापार और साझेदारी जो है, उसके बाद जो आधुनिक प्रारूप है व्यावसायिक संगठन का, वो है कंपनी। और कंपनी इतने बड़े स्तर पर व्यापार करती है कि उसे छोटी सी पूंजी में उसका काम नहीं चलता और कम समय वाली पूंजी प्राप्त करके भी उसका काम नहीं चलता। इस संदर्भ में चूंकि कंपनी की बात आई है, तो मैं एक अनुरोध आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा और ये हमारे बच्चों को मैं ये इसमें एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि हमारे सब्जेक्ट के संबंध में जितनी भी नई नई चीज़ें, जितनी भी नई घटनाएं घटित हों,
हम अपने बच्चों को उससे अवगत कराते रहें। हमारे प्रोफेसर साहिबान ये करते भी हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम जो 1956 था, उसके स्थान पर अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 आ चुका है और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है इस बार जुलाई 2014 से। इस प्रकार से अब अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा ले लिया गया है। तो ये जो नई नई घटनाएं, जो इवेंट्स होती हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में, निश्चित रूप से हम भी जानते रहें और हमारे बच्चे भी जानते रहें, वे भी हमसे सीखते रहें, हम भी उनको बताते रहें। क्योंकि आपके सब्जेक्ट के बारे में जहां कभी भी कोई बात, किसी प्रकार की नई से नई चीज अच्छी घटित हो या कोई नई चीज डेवलप हो, तो हमें अपना ध्यान, अपना रुझान उस तरफ भी प्रदर्शित करना चाहिए ताकि हमारा विषय हमारे साथ रह सके, हम अपडेटेड रह सकें। तो ऋण पत्र से आशय को हम डिस्कस कर रहे थे। ऋण पत्र के आशय को तो अपन यूं लेते हैं, हमारे बच्चे ये समझ लें कि जब वो कोई बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पासबुक भी प्राप्त होती है और चेक से पैसा निकालना चाहते हैं तो चेक भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि वो फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए जाते हैं तो फिक्स डिपॉजिट जब कराते हैं तो उन्हें एफडी प्राप्त होती है, बैंक द्वारा एक रिसिप्ट दी जाती है जिसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं कि कितने पैसे कितने महीनों के लिए जमा किए गए हैं और इस एक समय के बाद उन्हें इसमें से कितना धन वापस मिलने वाला है। इस प्रकार प्रूफ होता है एक कि हमने कहीं पैसे जमा किए हैं। इसी प्रकार यदि हमारे बच्चे डाकघर में जाएं और कुछ पैसे लें, वहां से किसान विकास पत्र खरीदें, तो भी उन्हें एक प्रलेख मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा। अन्यथा उनके पास क्या सबूत रहेगा कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस में क्या जमा किया है और उन्हें कब वो पैसा रिटर्न होगा। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं कंपनी के ऋण पत्र की। तो ऋण पत्र पर आने से पहले अपन इसको डिस्कस कर लें। जो मैं कह रहा था कि कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जो पूंजी संरचना होती है, वो दीर्घकालीन पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है और रिप्रेजेंट करती है दीर्घकालीन पूंजी को। और इसको कंपनी दो प्रकार के माध्यम से एकत्रित किया करती है। पहली होती है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल जिसे हम कहते हैं। अंश पूंजी में भी सामान्यतः दो प्रकार की पूंजी होती है कि एक पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरी समता अंश पूंजी। जब कंपनी का समापन होता है और लिक्विडेशन वाली स्थिति निर्मित होती है तो उसमें जब अंशों को भुगतान किया जाता है तो उसमें पूर्वाधिकार अंश, जिनका नाम से ही स्पष्ट है, वो पहले आ जाते हैं और उसके बाद भी यदि राशि बचती है तो समतांशधारियों को दी जाती है। तो ये पूर्वाधिकार अंश पूंजी और समतांश पूंजी होती है। इनके विभिन्न प्रकार की आपने, मैं समझता हूं कि फर्स्ट यूनिट में, चूंकि थर्ड सेम में है ये, आपने इसकी स्टडी करी भी होगी। और दूसरी चीज होती है फिर इसमें, जिसको हमने आज डिस्कस के लिए आपके सामने रखा है, टच करने का प्रयास किया है, वो है ऋण पूंजी। ऋण पूंजी में ऋण पत्र और अन्य संस्थाओं से, अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो हम दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया करते हैं, वो चीजें होती हैं। तो इसमें हमने आज जिसको टच किया है वो है ऋण पत्र। एक प्रकार से दीर्घकाल में कंपनी को जो वित्त सुलभ कराता रहता है। तो ऋण पत्र है क्या? तो अपन ये जान सकते हैं कि ऋण पत्र एक ऐसा प्रलेख है जो ऋण की अभिस्वीकृति प्रदान करता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने में विश्वास करते हैं और रिस्क लेने में डरते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे लोग शेयर्स में चले जाते हैं और शेयर्स ले लेते हैं कि हाई रिस्क हाई गेन वाली स्थिति भी वहीं संभावित होती है। दूसरे इन्वेस्टर्स इस प्रवृत्ति के, इस मानसिकता के होते हैं कि उन्हें एक निश्चित आय की आवश्यकता होती है कि हमको तो एक निश्चित आय होती रहे जो ब्याज के रूप में हो। कंपनी को चाहे लाभ हो या नहीं हो, हमें तो अपना ब्याज मिलते रहना चाहिए। इस प्रकार के लोग ऋण पत्र में जाते हैं। तो ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित एक प्रमाण पत्र है जो सामान्यतया कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभाव द्वारा सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है तथा अपनी आवश्यकता की समाप्ति पर ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जिसे ऋण पत्रों का शोधन करना कहा जाता है। आप इसको देख रहे होंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 में जो परिभाषा दी हुई है उसके अनुसार ऋण पत्र में ऋण को प्रकट करने वाली ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव रखती हों या नहीं। इसी प्रकार से कॉमन डेफिनेशन आपके सामने है जिसे आप देखें। ऋण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा में स्वीकृत कॉमन सील होती है। सार्वमुद्रा की अंग्रेजी कॉमन सील है और कॉमन सील को हम लोग जानते हैं कि कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति के रूप में वो सार्वमुद्रा के अधीन अपना काम करती रहती है। सार्वमुद्रा में स्वीकृत एवं निर्गमित ऋण प्राप्ति का एक प्रमाण पत्र है जिस पर ऋण संबंधी शर्तें जैसे ब्याज की दर, अवधि,
शोधन की विधि आदि उल्लेखित रहती है। वस्तुतः यह कंपनी की ऋणदाता प्रतिभूति क्रेडिटशिप सिक्योरिटी है। मतलब यह है कि ऋण पत्र खरीदने से जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के लेनदार या कंपनी के धनदाता बन जाते हैं और उन्हें उस पर ब्याज की प्राप्ति होती रहती है। फिर बॉन्ड, आप जानते होंगे कि बॉन्ड का भी शब्द का अर्थ प्रचलित है। बॉन्ड और ऋण पत्र आजकल एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि पूर्व में जो बॉन्ड था परंपरागत रूप से बॉन्ड केवल सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते थे, पर इन दिनों अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी ऋण पत्र प्रमाण के रूप में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ऋण पत्र और बॉन्ड शब्द का प्रयोग अब एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अब आप देखिएगा, जो मैं इसके लिए आपसे डिस्कस कर रहा था, आपको बता रहा था कि यदि हम कोई अवधारणा या हम अपनी कोई डेफिनेशन के प्रति अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में, विशेषताएं बताने में बहुत सरलता चली जाती है। ऋण पत्र की सामान्यतया जो विशेषताएं हैं वो परिलक्षित होती हैं, यहाँ पर परिलक्षित हो रही हैं कि आप देखिएगा, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित, लिखित और सार्वमुद्रा में स्वीकृत प्रलेख है। यह कंपनी के द्वारा ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। इस पर ब्याज की दर, अवधि, शोधन विधि आदि पूर्व निश्चित होती है। इसके ब्याज का भुगतान अमूमन 6 महीने में किया जाता है और साधारणतया ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्र को सममूल्य, प्रीमियम या कटौती पर निर्गमित किया जा सकता है। ऋण पत्र की जब्ती नहीं होती। ऋण पत्र का शोधन, जब्ती के बारे में भी हम अभी और आगे जाकर के इसको डिस्कस करेंगे। ऋण पत्र का शोधन नगद भुगतान के द्वारा या अंशों में परिवर्तित करके किया जाता है। ऋण पत्र कंपनी की ऋणदाता प्रतिभूति होने के कारण इसे कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में समता और दायित्व शीर्षक के अंतर्गत गैर चालू दायित्वों में दिखाया जाता है। कंपनी अपने ऋण पत्र को निवेश के रूप में खरीद सकती है। ऋण पत्र पर ब्याज देय होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं। ऋण पत्र के धारक को मत देने और कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ये थी ऋण पत्रों की विशेषताएं। और इस पर थ्योरेटिकल प्रश्न, जब सैद्धांतिक प्रश्न की बात आएगी तो आप ये प्रश्न बना सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। आगे हम प्रश्नों के अंतर्गत इसको डिस्कस भी करेंगे, ऋण पत्र की विशेषताएं। इसके बाद हम आते हैं ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो कि बताया गया कि हर आदमी के पास किसी भी चीज के लिए, किसी भी संस्था के पास वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और वैकल्पिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ऋण पत्रों के प्रकार भी यहाँ आपके सामने हैं। स्वामित्व के आधार पर इसका पहला आधार है, जिसमें पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र क्या होते हैं? ऋण पत्रधारियों के नाम, पते और अन्य जानकारी से सम्मत जो पंजी संधारित की जाती है कंपनियों द्वारा, उसमें जिन ऋण पत्रधारियों का पूरा नाम, पता, सारी चीजें विस्तृत होती हैं, उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। और पंजीकृत ऋण पत्र में ब्याज का भुगतान और शोधन उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका नाम उसमें धारित है, रजिस्टर्ड है, लिखा हुआ है। जबकि वाहक ऋण पत्र क्या होते हैं? बियरर इनको कहते हैं अपन। वो रजिस्टर्ड थे और ये बियरर हैं। बियरर चेक के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जो चेक ले जाता है वही भुगतान प्राप्त कर लेता है। वाहक ऋण पत्रों पर भी जो ब्याज मिलता है वो इसके साथ, इस प्रकार के ऋण पत्रों के साथ एक कूपन लगा रहता है। तो ब्याज की तिथि जो होती है वो वाहक जो लेकर जाता है उसे उसका ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद है सुरक्षा का आधार, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं? सुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार कोई निश्चित कर दिया गया है सिक्योर्ड रूप में, मतलब जिनके विरुद्ध कोई प्रतिभूति है, जिनके विरुद्ध कोई चीज गिरवी एक प्रकार से रखी हुई है। जैसे बाजार में आप लोग सुनते रहते होंगे, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए का गोल्ड रखने के लिए जाता है तो उसे 10,000 रुपए तब दिए जाएंगे जब वो गोल्ड उतने का या उससे अधिक कीमत का वहां रख लेगा। तो इस प्रकार से सुरक्षित ऋण हो जाएगा, क्योंकि यदि जिसने गिरवी रखा है, जिसने अपना सामान रखकर पैसा प्राप्त किया है, यदि वो पैसा चुकाने में समर्थ नहीं रहता तो ऋणदाता उस गोल्ड को सेल करके, उस गोल्ड को बेच करके अपनी राशि वसूल कर सकता है। तो इसे सुरक्षित ऋण पत्र वो कहेंगे जो चल या अचल संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव रखते हो। अपनी कंट्री में, भारत में सुरक्षित ऋण पत्र जिनको सिक्योर्ड की बात की, सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही जारी करना अनिवार्य है। असुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनका कंपनी की किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं है, और ये असुरक्षित ऋण पत्र की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद शोधन आधार पर जो रिडम्पशन बेस है, ये शोधनीय होते हैं। जो पहला ऋण पत्र है इसमें वो शोधनीय ऋण पत्र, रिडीमेबल है, जिनका भुगतान कंपनी द्वारा
एक समय के बाद कर दिया जाता है। इससे अवधि वगैरह का उल्लेख ऋण पत्रों को जारी करते टाइम ही उल्लेखित होता है। इसके बाद अशोधनीय ऋण पत्र है। अशोधनीय नाम से ही स्पष्ट है, नॉन रिडीमेबल, जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में न होकर के तब होता है जब कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में आती है, जब समापन की स्थिति में आती है, तब ये इनका भुगतान किया जाता है। ये अशोधनीय ऋण पत्र होते हैं। इसके बाद परिवर्तनशील आधार पर, परिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जिनको कंपनी ऑप्ट करती है, ऑप्शन देती है अपने ऋण पत्रधारियों को कि वह अंशों या ऋण पत्रों में उसको परिवर्तित करा लें। ठीक इसके विपरीत अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जो परिवर्तित नहीं कराए जा सकते, इन पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्याज दर के आधार पर। ब्याज दर के आधार पर पहले हैं निश्चित दर वाले। निश्चित ब्याज दर वाले वो हैं जिन पर पहले से ही ब्याज दर का उल्लेख कर दिया जाता है कि 8%, 6%, 7%, जो भी ब्याज दर है उसका भुगतान। जबकि शून्य ब्याज दर वाले जो कि कम होते हैं, शून्य ब्याज दर वाले वो होते हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं होता, लेकिन ये बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं, सामान्यतः बहुत कम कीमत पर प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इनको लेने वाले लोग भी सुलभ हो जाते हैं। प्राथमिकता आधार पर जो ऋण पत्र हैं, इसमें दो प्रकार के ऋण पत्र हैं। प्रथम ऋण पत्र वो हैं जिन्हें द्वितीय ऋण पत्रधारियों की तुलना में अपनी रकम प्राप्त करने का अधिकार पहले होता है। निश्चित रूप से हम इससे समझ जाएंगे कि द्वितीय ऋण पत्र वो होंगे जिन्हें प्रथम ऋण पत्रों की तुलना में राशि बाद में प्राप्त होती है। इसके बाद हमारे लिए आवश्यक हो जाता है अंश और ऋण पत्र में अंतर समझना। मैंने पूर्व में आप लोगों को समझाया कि अंश खरीदने से कोई भी व्यक्ति कंपनी का स्वामी बनता है, जबकि ऋण पत्र क्रय करने से वो ऋणदाता बनता है। तो स्वामित्व का डिफरेंस है ये, कंपनी के अंशधारी स्वामी होते हैं जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। अंशधारक की स्थिति होती है, स्टेटस उनका अंशधारक का होता है, उधर ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है, ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। लाभ की स्थिति में लाभांश दिया जाता है अंशधारियों को, जबकि लाभ हो या हानि ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान करना होता है। ऋण पत्रों के भुगतान के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो अंशधारियों को भुगतान किया जाता है कंपनी के समापन की स्थिति में, जबकि अंशधारियों से ऋण पत्रधारियों को पहले ही रकम का भुगतान किया जाता है। मतलब इनकी प्रायोरिटी होती है अपना भुगतान प्राप्त करने में। अब ऋण पत्र के निर्गमन के प्रकार आप देखिएगा। ऋण पत्र निर्गमन के माध्यम से कंपनी को पूंजी प्राप्त हुआ करती है। तो पहला तो है नगद में। नगद में जब कोई कंपनी ऋण पत्र जारी करती है तो उसे एक मुश्त रकम प्राप्त हो सकती है या किस्तों में। आजकल अमूमन एक मुश्त ही राशि प्राप्त हुआ करती है, आवेदन और आवंटन के समय उसी को संयुक्त रूप से मिल जाया करता है पैसा। और दूसरी होती है कॉल्स के माध्यम से। यह सुविधा भी कहीं कहीं प्राप्त की जाती है, अन्यथा हमें अध्ययन के दृष्टिकोण से तो इसका अध्ययन करना ही होता है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में इस बात का प्रावधान होता है कि ऋण पत्रधारी को किस्तों से भी उनसे किस्तों में भी पैसा लिया जा सकता है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और अधिकतम थर्ड कॉल, 3 किस्तों में उनसे पैसा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब 5 स्टेजेज हो जाती हैं, इसके 5 चरण हो जाते हैं। पहला आवेदन, दूसरा आवंटन, तीसरा फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल और फिर थर्ड कॉल। प्रथम याचना, द्वितीय याचना और तृतीय याचना के साथ साथ उसके पूर्व आवंटन और उसके पहले भी आवेदन। इस प्रकार यहाँ पर 5 स्थितियां निर्मित हो जाती हैं अधिकतम। इसके बाद ये कंपनी के ऋण पत्रधारी बन जाते हैं। और नगद छोड़कर अन्य प्रतिफल में, नगद छोड़कर अन्य प्रतिफल में आशय ये है कि जब कंपनी कोई संपत्ति खरीदने के लिए या व्यवसाय क्रय करने के लिए पूर्व से स्थापित कोई व्यवसाय क्रय करती है तो उसका भुगतान वो ऋण पत्रों के माध्यम से भी कर सकती है। और इस प्रकार के ऋण पत्र भी जो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि सममूल्य, अधिमूल्य या कटौती पर जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में है, कंपनी अपने ऋण पत्रों को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए भी जारी कर सकती है। और इसके लिए यदि वित्तीय संस्था में ऋण पत्र एक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में है तो कंपनी यदि बैंक वगैरह या किसी वित्तीय संस्थान का पैसा नहीं चुकाती है तो उसे भुगतान करने के लिए ऋण पत्रधारी जो है, जिसके पास कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में है, बैंक है, वो वित्तीय संस्थान है, तो वो ऋण पत्रों के माध्यम से अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई शेष राशि बचती है तो उसको भी आगे देखा जा सकता है। इस प्रकार से ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु जो प्रक्रिया है, ऋण पत्र हो या अंश हो, इनके लिए निर्गमन की एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से गुजर के ही हमारे स्टूडेंट्स इस ओर ध्यान अवश्य दें
भले ये थ्योरेटिकल स्थिति में पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका साथ भले कम आए, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछा जा सकता है। और प्रैक्टिकली या सब्जेक्ट के बारे में जब हम काम करना प्रारंभ करते हैं, किसी से बात करते हैं, तब हमें इस प्रक्रिया को भी अभिव्यक्त करने की स्थिति में होना चाहिए कि ऋण पत्र आखिर, या आप प्रोजेक्ट, आजकल प्रोजेक्ट का वाइवा होता है, प्रोजेक्ट वाइवा के दरमियान भी अगर आप आकर के आपसे पूछा जाता है कि ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस प्रकार से ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, तो हमें उस प्रक्रिया को भी जानना चाहिए ताकि हम अपनी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से कर सकने की स्थिति में हो। अंश पत्रों के निर्गमन की तरह ही ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। हमारे माय डियर स्टूडेंट से जानते हैं कि कोई भी कंपनी विज्ञापन निकालती है यदि उसे कोई पदों की आवश्यकता है, कोई भी सरकारी संस्थान पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकालता है, तो जब तक विज्ञापन नहीं निकलेगा, जानकारी नहीं आएगी, तब तक कैंडिडेट्स तैयार नहीं हो पाएंगे, उम्मीदवार तैयार नहीं हो पाएंगे, उन्हें जानकारी कैसे प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अंश पत्रों के निर्गमन की तरह ही ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु विवरण जारी करती है और आवेदन मांगती है। कंपनी यह निर्गम एक मुश्त राशि प्राप्त करने हेतु या विभिन्न किस्तों याचनाओं के द्वारा करती है। कंपनी ऋण पत्र को सममूल्य, अधिमूल्य या कटौती पर निर्गमित करती है। ऋण पत्र को कटौती पर निर्गमन करने हेतु वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। कंपनी याचनाओं पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में ऋण पत्रों को जब्त नहीं कर सकती। जब बात जब्ती की आई है तो मैं यहाँ भी एक डिफरेंस बता दूं कि जब कंपनी के अंशधारी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल अथवा आवंटन कोई राशि नहीं चुकाते हैं और कंपनी विधि विधान के हिसाब से उनको नोटिस वगैरह देती है, उसके बाद भी अगर वो अपना पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो कंपनी उनके अंशों को जब्त कर लेती है। जबकि ऋण पत्रों में यह चीज संभव नहीं होती। कंपनी ऋण पत्रधारियों की आवेदन की राशि को या उसके बाद जो स्टेज हुई है आवंटन की राशि को, किसी भी कुल मिलाकर के जितनी राशि ऋण पत्रों के रूप में कंपनी को प्राप्त हुई है, कंपनी उनको ऋण पत्रों को जब्त नहीं कर सकती, फोरफिट नहीं कर सकती है। इस प्रकार ऋण पत्रों की जब्ती नहीं की जा सकती। ऋण पत्रों के आपने इसमें देखेंगे जब सवालों में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, तो ऋण पत्रों के नाम के आगे 1%, 6%, 8%, 9%, 10% जो भी दिया हो आदि उल्लेखित रहता है। यह प्रतिशत ब्याज दर की द्योतक है। यह बताती है हमको कि कंपनी इन ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर हमें कितना ब्याज प्रदान करेगी। रोजनामचा प्रविष्टियों को करते समय डिबेंचर के आगे इस प्रतिशत को लिखना चाहिए क्योंकि यह ऋण पत्र का अंग होता है। ऋण पत्रों को सममूल्य, प्रीमियम या कटौती पर निर्गमित किया जाता है। ये थी ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया। और अब हम आते हैं उस स्थिति की ओर जिसमें जो पहला चक्र था, जिसमें मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। सममूल्य पर ऋण पत्रों के निर्गमन से क्या आशय है? सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जितने का ऋण पत्र है, अर्थात जो उस पर मूल्य लिखा हुआ है, उसी में यदि हम जारी कर दें तो यह ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। इसमें आप हमारी स्लाइड में देख रहे होंगे, आप पढ़ें भी इसको। ऋण पत्रों का निर्गमन, मैंने आपसे एक चीज बार बार समझाई है और ये चीज हमको मालूम भी होनी चाहिए कि हम सामान्य भाषा में अपनी किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक की अभिव्यक्ति दे पाने की स्थिति में जब समर्थ हो जाते हैं तब हमारी चीज बहुत सरल हो जाती है। मैं अपने बच्चों को कक्षा में ये बताया करता हूँ कि कोई भी चीज तब तक हमको बहुत कठिन लगती है जब तक हमको समझ में नहीं आती, और जब हमको समझ में आने लगती है और हमारा उस पर कमांड स्थापित हो जाता है तब हम उसके बारे में जरूर कहते हैं कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। इस प्रकार से ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन हम अपनी भाषा में समझ लें कि जितने का ऋण पत्र है उतने में ही यदि जारी कर दिया जाए। मसलन 1000 रुपए मूल्य का ऋण पत्र यदि 1000 रुपए में ही निर्गमित किया जाता है तो यह स्थिति ऋण पत्र का सममूल्य पर निर्गमन कहलाती है। अब इसमें जब रोजनामचा प्रविष्टियां हम करेंगे तो दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। एक तो यह स्थिति कि क्या आवेदन और आवंटन पर पूरी राशि मांग ली गई है, मतलब वही आवेदन और आवंटन एक साथ करके उसके बाद कोई राशि नहीं मांगी जाएगी। और दूसरी स्थिति होती है किस्तों के माध्यम से पैसा लेना। तो यदि आवेदन के साथ पूरी राशि प्राप्त हो जाए तो हम एंट्री करते हैं। मैंने एक चीज आप लोगों को एक सुझाव विनम्रता पूर्वक दिया कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इंग्लिश में करने का प्रयास करें, उन्हें सफलता मिलेगी। कहीं अंग्रेजी कहीं हिंदी लिख दिया आपने, नरेशन अगर ब्रैकेट में जो लिखना पड़ता है वो हिंदी में लिख दिया, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया अंग्रेजी में, तो भी आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। इस प्रकार आपको इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग इतनी रिस्क ले लिया करते हैं, इस प्रकार का प्रयास कर लिया करते हैं कि आप
इस स्थिति से गुजरें और धीरे धीरे हम अपनी चीजों को, हम अपने सब्जेक्ट को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कम से कम इंग्लिश में और अपने सब्जेक्ट्स के नेम्स को इंग्लिश में जानें। तो आवेदन के साथ पूरी राशि यदि प्राप्त हो जाती है तो एंट्री हो जाती है बैंक खाता डेबिट और 6% या 8% जो भी सवाल में लिखा हुआ है ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाते से। ठीक इसी प्रकार से हम अंग्रेजी में करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% और 8% विच एवर इज गिवन debentures application and allotment account being debentures application and allotment money received on debentures इतने इतने रुपए वाले ऋण पत्र पर ये राशि प्राप्त हुई। नरेशन ऐसा लिखना चाहिए कि एग्जामिनर को, किसी भी प्रोफेसर को, पढ़ने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपने ये अमाउंट कहां से लाई हुई है। इस प्रकार ये पहली एंट्री। फिर निश्चित संख्या में ऋण पत्रों का आवंटन यदि हम कर देते हैं तो हमें ऋण पत्र खाते में यह राशि ट्रांसफर करनी होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले हिंदी में ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट और ऋण पत्र खाते से। ब्याज दर का मैंने पूर्व में आपको बताया कि उल्लेख अपन करते रहेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो भी दी हुई हो। तो इस प्रकार से ये एंट्री यहाँ पूरी हो जाती है। इसके बाद यदि किस्तों में होती है तो इसमें सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त करने पर बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन खाते से प्रतिशत का उल्लेख करेंगे। और ठीक इसी को इंग्लिश में भी आप देख रहे हैं जो मैंने किया हुआ है यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब अस्वीकृत करने पर, अस्वीकृत यदि कर दी जाती है, एक्सेस मनी हो जाती है, जैसे कोई कंपनी सपोज 2000 ऋण पत्र जारी करना चाहती है, उसके पास 2200 के लिए अगर आवेदन आ जाते हैं तो वो 200 ऋण पत्र कहां से उत्पन्न कर लेगी? केवल 2000 तक ही उसका अधिकार क्षेत्र सीमित है, इसीलिए 200 को निराश होना पड़ेगा, उन्हें वापस करेगी। बाकी इसमें आनुपातिक आवंटन होता है जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि अधिक के आवेदन राशि को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसमें एंट्री होती है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट बैंक खाते से। अधिक के मनी ये कहना चाहिए कि आपने देखा ऊपर की जो एंट्री थी उसकी यहाँ पर विपरीत एंट्री कर ली। पहले हमने एंट्री की थी प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन खाते से, अब ठीक उसके विपरीत हो रही है क्योंकि विपरीत स्थिति निर्मित हो गई है, पैसे वापस हो रहे हैं। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अस्वीकृत कर दी गई अधिक आवेदन राशि। फिर आया आवेदन की राशि को ऋण पत्र खाते में अंतरित करने पर, तो ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से। इन इंग्लिश डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन वही कि हमने इसको बीइंग एक्सेस डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स एंड, ये मतलब ट्रांसफर कर दी गई है जो हमारे पास आवेदन की राशि प्राप्त हुई है। आवेदन की उतनी राशि हम ट्रांसफर कर सकते हैं जितना हमें उस पर राइट है। इसके बाद आवेदन पत्र की अधिक राशि को वापस न करके यदि आवंटन के समय उसके एडजस्टमेंट की बात की जाती है, यह भी एक विकल्प होता है कि हम उसका आवंटन के समय इस्तेमाल कर लें आनुपातिक रूप से आवंटित करते हुए। तो इसमें एंट्री होती है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब डिबेंचर आवेदन खाता डेबिट हो जाएगा और आवंटन खाता क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रविष्टि हो जाएगी। और आवंटन की राशि देय होने पर अब स्थिति उत्पन्न होगी, किस्तों में बात हो रही है तो अब स्थिति होगी आवंटन देय होगा। जैसे आप देखते हैं घर में लाइट का बिल आता है तब हम लाइट का बिल चुकाने जाते हैं, टेलीफोन का बिल आता है टेलीफोन का बिल चुकाने जाते हैं। तो आवंटन भी इसी प्रकार से ड्यू होगा और फिर चुकाया जाएगा। तो आवंटन की राशि जब देय होगी तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब हिंदी में अगर कर रहे हैं तो ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से। इस प्रकार ये ड्यू हो जाएगा और नरेशन केवल लिख लीजिए आवंटन राशि देय या बीइंग डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन सच एंड सच, जितनी भी शेयर की संख्या है और राशि है उसका भी उल्लेख कर देंगे। अब जब ड्यू हो गया तो इसके बाद आवंटन की राशि प्राप्त होने की बारी आएगी तो फिर वही बात होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब बैंक खाता डेबिट और ऋण पत्र आवंटन खाते से। इसी प्रकार प्रथम याचना देय होगी तो जैसा हमने आवंटन के समय की थी, देय होने पर आवंटन लिखा था, यहाँ फर्स्ट कॉल लिख जाएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब ऋण पत्र प्रथम याचना खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से। इसी प्रकार इसकी राशि प्राप्त होगी तो बैंक खाता डेबिट और ऋण पत्र प्रथम याचना खाते से। इसी प्रकार हम द्वितीय और तृतीय के समय भी करेंगे अगर प्रश्न में 3 वाली स्थिति दी हुई है तब। अब आ जाता है ऋण पत्रों का प्रीमियम पर या अधिमूल्य पर निर्गमन, जिसे हम लोग इंग्लिश में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम कहते हैं। ऋण पत्र को उसके अंकित मूल्य से जब अधिक मूल्य पर निर्गमित कर दिया जाता है, किया जाता है, यह कंपनी की साख की वजह से संभव हो पाता है, तो इसे कहा जाता है प्रीमियम पर निर्गमन। जैसे 100 रुपए का यदि ऋण पत्र हम
ऋण पत्रधारियों के लिए या जनता के लिए कह लें, 110 रुपए में इशू करते हैं, जारी करते हैं, तो 10 रुपए की राशि प्रीमियम होती है। और भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार डिबेंचर्स प्रीमियम की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा जाता है। ऋण पत्रों के प्रीमियम पर निर्गमन से प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम कोष में से ऋण पत्रों के निर्गमन के व्ययों का या कमीशन भुगतान इत्यादि को अपलिखित किया जा सकता है। इसके बाद इसमें आ जाता है कि हम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज इसमें अगर प्रश्न में कोई भिन्न सूचना न दी हो, अमूमन दी भी रहती है, तो हम अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम को मानते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए एंट्री हो जाती है कि डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, मतलब ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व खाते से, इस प्रकार ये ड्यू हो जाती है। फिर प्रीमियम सहित जो आवंटन की राशि प्राप्त होती है तो हम उसको कह लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अगर प्रश्न में यह दिया हुआ हो कि प्रीमियम की राशि फर्स्ट कॉल के साथ ड्यू है तो हम फर्स्ट कॉल के साथ एंट्री करेंगे, आवेदन के साथ लिखी हो तो आवेदन के साथ करेंगे, क्योंकि उस समय हमारा लक्ष्य अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करेक्ट करना होता है। तो जो निर्देश हमको प्रश्न में दिए हुए हों उन्हें हमको करना होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। जो बताया प्रीमियम में से कुछ व्ययों को अपलिखित किया जा सकता है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी व्यय को अपलिखित करने के लिए जो एंट्री होती है वो प्रीमियम खाता डेबिट और व्यय खाते से, ये तो हुई सामान्य भाषा में। लेकिन अगर अपन उसमें आते हैं पूरी टेक्निकल लैंग्वेज में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, इस प्रकार से व्ययों को उसमें से अपलिखित करने वाली बात हो गई। अब ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन, यदि ऋण पत्र को उसके अंकित मूल्य से कम पर जारी कर दिया जाए तो यह कहलाता है ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन। ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन के लिए इस भारतीय कंपनी अधिनियम में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि परिवर्तनशील ऋण पत्रों को छूट पर निर्गमित नहीं किया जा सकता यदि वे तुरंत परिवर्तनीय हों। इसके बाद हम आते हैं लेखांकन व्यवहार। जो मैंने पूर्व में आपको बताया कि यदि प्रश्न में कोई भिन्न सूचना न दी हो, आपके लिए सवाल में कोई अलग से सूचना न दी हो, तो फिर हम इसका लेखा भी आवंटन के साथ ही करते हैं। जैसा प्रीमियम का किया वैसा इसका करेंगे, लेकिन ये हानि वाली स्थिति है, इसीलिए डेबिट वाली स्थिति में हम आ जाएंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और टू डिबेंचर्स अकाउंट। मतलब हिंदी में यदि अपन कहें तो ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, कटौती खाता डेबिट और ऋण पत्र खाते से, इस प्रकार से कटौती चूंकि हानि वाली स्थिति में है तो डेबिट हो गई है और आवंटन की राशि अब हमको होगी प्राप्त। तो इसमें एंट्री हम करेंगे बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवंटन खाते से। इस प्रकार कटौती को माइनस करते हुए जो राशि प्राप्त हो जाएगी वो हमारे यहाँ पर दूसरी वाली एंट्री में आ जाएगी। इस प्रकार ऋण पत्रों के संबंध में ये तीनों प्रकार के निर्गमन हुए, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम टच करना अभी पसंद करेंगे। ये भी हमको मालूम होना चाहिए। बकाया मांग की बात आएगी। कॉल्स एंड एरियर्स क्या होता? जब कोई ऋण पत्रधारी आवंटन और किसी याचना वगैरह का भुगतान नहीं करता तो जो राशि बिना प्राप्त होने से रह जाती है उसे कहा जाता है कॉल्स एंड एरियर्स। सपोज 1000 रुपए का ऋण पत्र है और 40 रुपए आवंटन पर और आवेदन पर 20-20 रुपए के हिसाब से आ चुके हैं। अब बचे 60 रुपए। अब 60 रुपए अगर हमारे पास नहीं आए हैं और वो 3 याचनाओं के माध्यम से आने हैं और हमने 10,000 ऋण पत्र जारी किए हैं, 100 ऋण पत्रधारी उनका भुगतान नहीं करते हैं, तो यह राशि जो प्राप्त होने से रह जाएगी इसे हम कहेंगे बकाया मांग और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। इसके बाद दूसरा बिंदु है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, अग्रिम याचना का भुगतान, कॉल्स पेड इन एडवांस। पहले की विपरीत वाली स्थिति। कुछ ऋण पत्रधारी ऐसे भी होते हैं जो अपना पैसा पूर्व में ही चुका देते हैं। इसमें ऐसे लोग जो अपनी याचना का राशि, याचना की अमाउंट पूर्व से ही भुगतान कर दें, समय से पूर्व से भुगतान कर दें, तो ये कहलाता है कॉल्स पेड इन एडवांस। अब आप ये कह सकते हैं, इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जब बात बकाया मांग और अग्रिम याचना के भुगतान की मांग होती है तो क्या इन पर कोई ब्याज का प्रावधान होता है? यस। अगर कॉल्स इन एरियर्स है तो उस पर ब्याज लिया जाता है कंपनी द्वारा, और अगर अग्रिम याचना की बात है, कॉल्स पेड इन एडवांस, तो उस पर भी इसको ब्याज दिया जाता है। और इसके लिए जब प्रविवरण जारी करती है कंपनी ऋण पत्र के लिए आवेदन मंगाते समय, जब ऋण पत्र वो बेचती है उस टाइम, तो ये मांग कर लिया, ये चीजें उसमें स्पष्ट होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। इसीलिए हमारे स्टूडेंट जो आज स्टूडेंट्स हैं कल इन्वेस्टर भी बनेंगे, तो जब वो शेयर में इन्वेस्ट करें
और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करें तो प्लीज विप्रो विवरण जो प्रोस्पेक्टस होता है उसका भी अध्ययन कर लें, उसके बारे में भी आप जान लें। फिर तीसरा बिंदु है ऋण पत्रों का अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स। ये क्या होता है? यदि कोई कंपनी, इसका थोड़ा सा डिस्कशन पीछे आया था, यदि कोई कंपनी 5,000 ऋण पत्र जारी करना चाहती है और उसे 5600 के लिए या 6,000 के लिए या दूसरे शब्दों में 5,000 से अधिक के लिए आवेदन राशि प्राप्त हो जाती है तो ये कहलाएगी स्थिति ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स। इसके लिए अगर प्रश्न में कुछ न लिखा हो तो आपको क्या करना है, जितनी अधिक राशि है, जितने अधिक ऋण पत्रों के लिए आवेदन राशि प्राप्त हुई है उनको आप रिफंड कर दीजिए, वापस कर दीजिए। और दूसरा विकल्प होता है इसमें एक के एडजस्टमेंट का, वो आवंटन के समय आनुपातिक आवंटन करके थोड़ा थोड़ा सबको दे करके और बाकी जो राशि बचती है उनका जो उन्होंने दी हुई एक्सेस उनका समायोजन हम आवंटन के समय कर लें, ये एक विकल्प होता है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थीं जिसको भी हमने डिस्कस किया। अब ऋण पत्रों के निर्गमन का आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शन कैसे करते हैं? आर्थिक चिट्ठा जो होता है, कभी कभी हमारे बच्चे इस बात को नोट कर लें, उनके हमारे सारे सम्मानीय प्रोफेसर साहिबान भी बताते होंगे कि ये इसमें बहुत सारी बार केवल कंपनी का आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप बनाने के लिए ही पूरा प्रश्न आ जाया करता है कि आप कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप बनाइए। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है, कितनी अच्छी चीज होती है और कितनी चीज ऐसी गंभीरता वाली होती है कि केवल प्रारूप आपसे 85 नंबर का पेपर आता है तो हो सकता है 17 नंबर का पूछ लिया जाए, क्योंकि 15 का आप लोग जानते हैं कि सीसी होता है। अब ऋण पत्र जो आर्थिक चिट्ठे में इसका प्रदर्शन है, तो ऋण पत्र कंपनी के लिए दीर्घकालीन दायित्व होते हैं। इस कारण इसे आर्थिक चिट्ठे में समता और दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक में ऋण पत्र को दिखाते हैं। अगर ऋण पत्र पर प्रीमियम कंपनी के लिए जो पूंजीगत प्राप्ति है, इसीलिए इसे आर्थिक चिट्ठे के साथ इसे समता और दायित्व के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से दिखाया जाता है। ऋण पत्र पर दी गई कटौती की राशि पूंजीगत हानि होने के कारण इसे कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अंशधारियों के कोष, शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस में से घटाई जाती है। इसके बाद आती है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की बात। क्योंकि मैंने बताया कि ये ऋण पूंजी की तरह होते हैं, जब ऋण पूंजी की तरह होते हैं तो एक समय के बाद इन्हें वापस करना होता है। वापस करना होता है तो इसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से हम कौन कौन सी विधियों के माध्यम से रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को अंजाम दे सकते हैं, ऋण पत्रों के शोधन को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए जो विधियां हैं तो आप देखिए, पहली विधि है एकमुश्त विधि। इसके अंतर्गत एक निर्धारित अवधि के पश्चात ऋण पत्रधारियों को उनकी पूरी राशि चुका दी जाती है। ये तो पूर्व में ही बतलाया गया कि ब्याज उनको हर 6 महीने में चुकाया जाता रहा और ये राशि जितनी भी उनकी है उसका भुगतान एकमुश्त भुगतान विधि के माध्यम से कर दिया जाता है। इसका प्रावधान लाभों में से ही होता है, क्योंकि लाभों में से भुगतान का जो तैयारी करके चला जाता है उसमें से हमारे ऋण का शोधन होता रहता है। और चूंकि ऋण पत्र ऋण पूंजी ही है, इसीलिए लाभ में से उसका भुगतान होता रहता है। फिर वार्षिक किस्त भुगतान विधि, इसमें एनुअल सिस्टम बना लिया जाता है कि हम वार्षिक किस्त के माध्यम से हम ऋण पत्रों का शोधन करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि पूरे ऋण पत्रों की राशि का टोटल करके और अवधि का भाग दे देंगे तो हमारे पास एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी कि कितने सालों में ये चुक जाएगा। और इसमें पेमेंट फिर कैसे करेंगे, लॉटरी के माध्यम से कर लिया जाता है कि किन किन को पहले करना, किन को दूसरे साल करना, फिर किन को तीसरे साल करना। इस प्रकार ये चीज होती रहती है। फिर आ जाता है खुले बाजार में क्रय विधि। खुले बाजार में क्रय विधि क्या होता है कि जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पूर्व में ऋण पत्र जारी किए थे उसकी ब्याज दर बहुत ज्यादा है, अब ब्याज दर कम है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने ऋण पत्रों को वापस लेकर बाई बैक करके उनको निरस्त करते हुए ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। फिर परिवर्तन विधि, ये बहुत लोकप्रिय है। परिवर्तन भी शेयरों में या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन कर लिया जाता है। इसको अधिकांश लोग ऑप्ट करते हैं। इसके बारे में जहां तक मेरी समझ है, मैं ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर इस प्रकार के होते हैं जो सोचते हैं पहले तो अपन डिबेंचर होल्डर बन जाएं कंपनी के, इसमें ब्याज तो मिलेगा ही, फिर कंपनी की अगर स्थिति अच्छी रही, कंपनी ने कुछ ग्रोथ किया, कंपनी ने उन्नति की, तो हम भी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। इस प्रकार वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के माध्यम से ये पद्धति लोकप्रिय है, इसमें लोग करते हैं और ऑप्ट करके फिर अंशधारी बन जाया करते हैं। इस प्रकार अंतिम विधि एक और है, एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान शोधन कोष विधि। इसमें भी शोधन कोष विधि जो होती है उसमें सिंकिंग फंड होता है, बना दिया जाता है और उसमें फंड तैयार करके जो राशि इन्वेस्ट की जाती है उसमें उसका ब्याज जो मिलता है उसको भी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता
इस प्रकार से राशि उत्पन्न होती रहती है। मैं आपको एक अनुरोध कर दूं कि ऋण वाली स्थिति जो होती है वो सबसे अच्छी इसीलिए मानी जाती है, पॉजिटिव दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इसमें यदि किसी व्यक्ति किसी संस्था पर ऋण होता है तो उसमें अपने आप वित्तीय अनुशासन की स्थिति आ जाती है। मितव्ययिता का पालन वो करते हैं कि हमें कम व्यय करना चाहिए क्योंकि हमें बाजार का कुछ चुकाना भी है और ये बोझ बना रहता है, तो फिर आदमी उन्नति के लिए प्रयास भी निरंतर करता रहता है। हमारे कॉमर्स के सब स्टूडेंट इस मामले में भी सजग होकर के अपनी बात और अपना कार्य करते रहें। इसके बाद आ जाइए हम निष्कर्ष के रूप में, क्योंकि समय भी अब हमें परमिशन ज्यादा नहीं देगा, हम चलेंगे समापन की ओर। जब हमने आज जिस ऋण पत्रों के निर्गमन के अध्ययन पर जो अध्ययन किया है, जो विचार किया है, आप सभी लोगों के साथ बैठ के संवाद स्थापित किया है, उसमें हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे लिए सीसी और मुख्य सेमेस्टर परीक्षा के लिए क्या उपयोगी चीजें तैयार हो सकती हैं, प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं। तो मेरा जो एक पूर्व में आग्रह था उसको प्लीज आप लोग अवश्य मानिए और हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी मैं समझता हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की ओर अपना ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे। मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ कलेक्शन किया है प्रश्नों का। इसमें आजकल तीनों प्रकार के प्रश्न आया करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर पूरा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जहां आपको अच्छे अंक दिलाते हैं वहीं अलग प्रमाणित करते हैं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। इसमें आप देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे पहले। इसमें ऋण पत्रधारी अभी अपन ने डिस्कस किया क्या हो जाते हैं, कंपनी के स्वामी, कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बता सकते हैं कि ये 4 विकल्प हैं, इनमें से अपन ने अभी डिस्कस किया तो ऋण पत्रधारी क्या हो जाते हैं? क्या वो कंपनी के स्वामी हैं? नहीं। क्या वो कंपनी के ग्राहक हैं? नहीं। कंपनी के लेनदार हैं, क्योंकि ये पूर्व में निवेदन किया कि ऋण पत्र के माध्यम से उन्होंने कंपनी को ऋण दिया है, इसीलिए वो कंपनी के लेनदार हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न ये बनता है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा एक संपत्ति है, नेचुरली एक कृत्रिम संपत्ति है, वो ऑप्शन सी दिया हुआ है, स दिया हुआ है। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है, काय पर की जाती है? मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया कि सदैव ये गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। हम कभी भी उसके बाजार मूल्य पर नहीं करेंगे, क्रय मूल्य पर नहीं करेंगे, सदैव अंकित मूल्य पर करेंगे। आप लोगों ने शायद इन्वेस्टमेंट में भी ये पढ़ा होगा, नहीं तो उसको देखेंगे फिर कभी मौका मिलेगा तो। और ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, ये पूंजीगत हानि है। इस प्रकार से ये कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। ऋण पत्रों का अर्थ बताइए और ऋण पत्रों की विशेषताएं बताइए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के प्रकार बताइए, अंश व ऋण पत्र में अंतर बताइए। आपके कॉलेजेज में तैयारी हो रही होगी सीसी की, या कहीं कहीं हो भी चुके हों, आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। फिर दीर्घकालीन प्रश्नों को लेकर दीर्घ उत्तरीय जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसको भी देखें, ऋण पत्रों की परिभाषा देते हुए इनके प्रकार समझाइए। फिर ऋण पत्रों की शोधन विधियां समझाइए। फिर ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है। कुल मिलाकर के हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों बहुत साउंड होना चाहिए। और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैं एक बार फिर आग्रह करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट प्लीज न्यूमेरिकल प्रश्नों की ओर जाएं, चाहे वो टैक्सेशन की बात हो। आपको ये सौभाग्य की बात है आप कॉमर्स में हैं, आधे वकील तो आप बीकॉम करते करते हो जाते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, जिन्हें बहुत बड़े बड़े होते हुए भी लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों के लिए विद्यार्थी काल में ये चीज सुलभ है, प्लीज इसको देखिएगा। और हम आपसे अब चूंकि समय ज्यादा आज्ञा नहीं देगा, विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।
हेलो। हेलो।